तो अभी तक हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात की। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यानी कि आज़ादी से पहले, ब्रिटिश उपनिवेश से पहले और आज़ादी के बाद तक का देखा हमने कि कैसे दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्तर विकास होते गए। अभी हम बात करते हैं संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट्स की। हम समझते हैं कि दिव्यांगता क्या है, और आपको पता ही है कि इस पेपर का नाम है दिव्यांगता की समझ, अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, जिसको आप डिप्लोमा स्तर पर जब डीएड करते हैं तो इसको एक पेपर का नाम जो पढ़ते हैं वो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। तो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो पेपर है, मैं आपसे फिर कहूँगा अगर आपके पास उसके नोट्स हैं तो उनको आप पढ़िए टायर 2 की तैयारी में, ठीक है। तो उस पेपर से आपको काफ़ी सारी मदद मिलने वाली है। तो उसी से आज देखते हैं दिव्यांगता की समझ में जो कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। जब हम दिव्यांगता की बात करते हैं तो तीन चीज़ों को हमें क्लियर करना पड़ता है। एक होती है इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट को कहते हैं हानि। एक होती है डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी को कहते हैं दिव्यांगता। और एक होता है हैंडीकैप, हैंडीकैप को जो पुराने जो लोग हैं वो हैंडीकैप कहते हैं कि विकलांग व्यक्तियों को। और अब हम समझेंगे कि हैंडीकैप को अभी नई जो डेफिनेशन है हैंडीकैप की वो क्या है। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन समझेंगे इन तीनों की, और इसी के माध्यम से हम समझेंगे दिव्यांगता को, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO मानक तय करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ICIDS मॉडल जो है और ICF मॉडल, ये आप जो दो मॉडल देख रहे हैं, इन मॉडल्स में डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप को परिभाषित किया गया है। तो हम समझेंगे कि ये मॉडल्स क्या हैं और कैसे इनकी परिभाषा आगे दी गई है। ICIDS मॉडल है, इसके तीन घटक हैं, ठीक है। यहाँ पे डिसेबिलिटी को तीन घटकों में बताया गया है। तो ये तीन मुख्य घटक कौन से हैं? पहला है इम्पेयरमेंट, दूसरा है डिसेबिलिटी और तीसरा है हैंडीकैप यानी कि अपंगता या नुकसान, ठीक है। डिसेबिलिटी विकलांगता, विकलांगता नहीं, अब नया नाम जो है हिंदी में इसको दिव्यांगता कहेंगे, और इम्पेयरमेंट हानि। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझेंगे इन तीनों में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इम्पेयरमेंट कहते हैं एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ ए बॉडी पार्ट और मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में आए हानि या क्षति को, और एबनॉर्मलिटी अगर बॉडी स्ट्रक्चर लेवल पे हो या मेंटल लेवल पे हो, अगर कोई क्षति होती है उसके, यानी कि वो व्यक्ति जो है उस अंग को खो देता है, तो उसको इम्पेयरमेंट कहते हैं, ठीक है। अभी आपको तीनों ही डेफिनेशन लगभग ऐसी लगेंगी कि इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें, हम भेद कैसे करें। आगे के एग्जाम्पल में मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझाऊंगा कि कैसे इन तीनों में भेद कर सकते हैं। डिसेबिलिटी को पढ़ें तो जैसे कि अगर उसका अंग भंग हुआ है, ठीक है, तो उस हानि के कारण व्यक्ति की किसी गतिविधि को करने की क्षमता में जब कमी होती है तो उसको डिसेबिलिटी कहते हैं, विकलांगता कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर उसका हाथ नहीं है तो उस हाथ न होने के कारण वो लिख नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गई? डिसेबिलिटी। हैंडीकैप कहेंगे सामाजिक दृष्टिकोण से उस विकलांगता के कारण व्यक्ति को होने वाली बाधाएं या सीमाएं, उदाहरण नौकरी न मिलना, समाज से अलग थलग पड़ जाना, ठीक है। इक्वलिटी और इक्विटी की जब बात आती है तो इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहता है कि आप जो व्यक्ति समाज में निचले स्तर पर है उसको समानता में लाने के लिए उसको थोड़ा सा फायदा दीजिए, और उसको जो व्यक्ति पूरे नॉर्मल स्तर पर है उसके बराबर ले आइए। तो यहीं पे ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को नौकरी नौकरी नहीं मिलती है तो वो एक हैंडीकैप कर देना होता है उसको, यानी कि हैंडीकैप की जो धारणा है वो सोशल लेवल पे है, सामाजिक रूप से है, ठीक है। आप सीधा सीधा सिंपल अर्थों में ये समझिए, अगर आप किसी दिव्यांग व्यक्ति को देखते हैं और उसको देखकर उपहास उड़ाते हैं तो आप उसको हैंडीकैप बना रहे हैं, ठीक है। तो हैंडीकैप क्या है? एक सोशल कॉन्सेप्ट है। डिसेबिलिटी क्या है? किसी व्यक्ति में कोई हानि हुई, जैसे कि क्षति हुई, जैसे हाथ हाथ नहीं है उसका या पैर नहीं है, तो उस हानि के कारण वो व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, तो इसको डिसेबिलिटी कहेंगे। और इम्पेयरमेंट क्या है कि उसको क्षति तो है लेकिन वो फिर भी अपना काम जो रोजमर्रा के काम है उनको कर पा रहा है, जैसे कि दृष्टि में कमी, हाथ या पैर का न चल पाना, तो ये इम्पेयरमेंट होता है। एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत क्लियर से समझ सकते हैं। इफ ए पर्सन लूजेज ए लेग
तो ये इम्पेयरमेंट होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने टांग खो देता है तो ये किस लेवल पे हुआ, ऑर्गन लेवल पे हुआ, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपना हाथ खो देता है तो ये किस लेवल पे हुआ, ऑर्गन लेवल पे, ठीक। उसने अपने जो पैर है उसको खोया और उसके कारण वो भाग नहीं पा रहा है, ठीक है। एक चीज़ तो है कि उसने अगर पैर खोया तो लगभग थोड़ा सा वॉकिंग कर पा रहा है या चल पा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसके कारण वो भाग नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गई, आपकी डिसेबिलिटी, ये पर्सनल लेवल पे हो गई, ठीक। तो डिसेबिलिटी किस लेवल पे हो गई, पर्सनल लेवल पे। अब एंड दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स कंपटीशन। कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ है स्कूल में, ठीक है, उस बच्चे को पार्टिसिपेट करने से रोक दिया गया क्योंकि उसका जो है कोई अंग भंग है, इसलिए कि ये मतलब पार्टिसिपेट क्या करेगा, उसका उपास ही उड़ा दिया। तो ये सोशल लेवल पे हम उसको कमज़ोर कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे हमने उसको हैंडीकैप के रूप में देखा, ठीक है। तो ये सोशल लेवल पे है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों जो है समझ में आ गई होंगी कि ऑर्गन लेवल पे क्या होती है। ऑर्गन लेवल पे जब होता है तो उसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं, ठीक है। एक बार और मैं समझा देता हूँ। ऑर्गन लेवल पे किसी ने अपना हाथ खोया, ठीक है। हाथ खोने के कारण अगर आप उसने हाथ खो दिया अपना और वो लिख लिख नहीं पा रहा है, ठीक है, लिख नहीं पा रहा है, तो ये होती है डिसेबिलिटी। हाथ खोया, ये होती है इम्पेयरमेंट, ठीक है। और हैंडीकैप यानी कि अगर वो लिख नहीं पा रहा है तो उसको कोई स्कूल में अगर राइटिंग कंपटीशन हो रहा है तो फिर उसको उसको राइटिंग कंपटीशन में भाग लेने से रोक दिया जाए, तो ये कहते हैं हम कि सोशली लेवल पे उसको हैंडीकैप कर दिया गया, ठीक है, अपंग कर दिया गया। तो हम यही कहते हैं कि डिसेबिलिटी जो है वो आप उसको एक इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपने देखा होगा कि तमाम डेवलपमेंट अभी रिसेंट ईयर्स में हुए हैं जिसमें हैंडीकैप वर्ड यूज करना ही प्रोहिबिटेड है, ठीक है। हैंडीकैप आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए जो डिसेबल बच्चे हैं उनको क्या कहते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया हो। अब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, जो आईसीएफ मॉडल है, ये भी डब्ल्यू एच ओ का है, ये 2001 में आया था, इसने अपनी डेफिनेशन दी थी। तो ये क्या है कि आईसीआईडीएच मॉडल जो पुराना है उसका उन्नत और अधिक समावेशन रूप है, ठीक है। आईसीएफ मॉडल ये समझाने का प्रयास करता है कि व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति जैसे बीमारी, चोट आदि उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन पर कैसे असर डालती है। यह मॉडल विकलांगता यानी दिव्यांगता को केवल समस्या के रूप में नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध के रूप में देखता है। आप अगर इसको पूरा पढ़ें तो आपको कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन यानी इंक्लूसिविटी की ही एक झलक नजर आएगी। उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन पर कैसे असर डालती है उसकी दिव्यांगता, ठीक है। यह मॉडल जो है दिव्यांगता को केवल समस्या के रूप में नहीं, यानी कि अगर कोई बच्चा अगर इस क्लास में है आपकी तो वो समस्या नहीं है बल्कि व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध के रूप में दिखाता है। आगे पढ़े। आईसीएफ मॉडल विकलांगता को केवल चिकित्सा दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य से भी समझाता है। अब देखेंगे तो जो पुराना मॉडल था आईसीआईडीएच मॉडल, तो उसमें एक डेफिनेशन दे दी गई थी कि ये डेफिनेशन है आपकी इम्पेयरमेंट की, डिसेबिलिटी की और हैंडीकैप की। अभी हम आईसीएफ मॉडल को देखेंगे तो आईसीएफ मॉडल में क्या है, सामाजिक और पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य से विकलांगता यानी दिव्यांगता को हम समझ रहे हैं। यह स्वास्थ्य, कार्यक्षमता और सामाजिक भागीदारी के बीच संबंधों को उजागर करता है। आईसीएफ मॉडल की जो फुल फॉर्म है आप यहाँ से देख लीजिएगा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ठीक है। कब आया था आईसीएफ मॉडल, 2001 में। आईसीएफ मॉडल के बारे में और पढ़ें। यह व्यक्ति की क्षमता और संभावनाओं पर केंद्रित है, न कि सिर्फ उसकी कमी पर। ये जो मैंने अभी बताया आपको कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है उसको क्या बोला जाता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो जैसे ये नाम में आपने चेंज देखा, वो आप देखेंगे कि ये जो आईसीएफ मॉडल जब से आया 2001 में, तब से इन चीज़ों पर काम चालू हुआ कि कहीं भी हम नाम के द्वारा या किसी भी बच्चे को या किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को कहीं हीन भावना तो नहीं दे रहे। तो यही ये आईसीएफ मॉडल कह रहा है कि ये व्यक्ति जो है यह व्यक्ति की क्षमता और संभावनाओं पर केंद्रित है, न कि सिर्फ उसकी कमी पर, यानी कि जो उसकी डिसेबिलिटी है हम उस पर ध्यान नहीं देंगे बल्कि उसकी एबिलिटीज पर ध्यान देंगे। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। व्यक्ति क्या कर सकता है, सिर्फ यह नहीं कि वह क्या नहीं कर सकता।
समझ रहे हैं आप। ICIDS मॉडल में ये चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन ICF मॉडल में ये चीज़ें स्पष्ट की गई कि हम क्यों उन चीज़ों से, उस दृष्टिकोण से उन बच्चों को देख रहे हैं कि ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं ये कह सकते कि ये क्या क्या कर सकते हैं, इसीलिए उनको स्पेशल बच्चे कहा जाता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल मॉडल है, सार्वभौमिक मॉडल है, केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए लागू होता है। बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, शरीर की कार्य प्रणाली और संरचना, शरीर के अंगों और उनके कार्यों की स्थिति, यानी क्या कोई कमी है या असामान्यता है। ठीक है, एक्टिविटीज, गतिविधियां, व्यक्ति कौन कौन सी क्रियाएं जैसे चलना, बोलना, खाना खाना कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, पार्टिसिपेशन, भागीदारी, व्यक्ति समाज में किस हद तक भाग ले पा रहा है, जैसे स्कूल जाना, काम करना, सामाजिक जीवन में शामिल होना। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय घटक, व्यक्ति के आसपास का वातावरण जैसे परिवार, समाज, सरकारी सुविधाएं जो उसकी स्थिति को बेहतर या बदतर बना सकती हैं। और पर्सनल फैक्टर्स यानी व्यक्तिगत कारक ICF में शामिल लेकिन वर्गीकृत नहीं है। ये व्यक्ति की उम्र, लिंग, जीवन शैली, शिक्षा इत्यादि जो कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो भी आपने अभी पढ़े हैं, ये डिसेबिलिटी का एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है और इसी को ICF मॉडल कहा जाता है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी हम बच्चे को अगर स्पेशल बच्चा बोल रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान ICF मॉडल का है, WHO का। ठीक है, क्योंकि ये जो अपना पर्सपेक्टिव रखता है, जो अपना दृष्टिकोण रखता है, ये कहता है कि व्यक्ति की क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता है, इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाए। ठीक है, क्या कर सकता है इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए, इसीलिए डिसेबल को स्पेशल बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका, वो होने वाला है विकलांगता यानी कि दिव्यांगता की श्रेणियाँ, कारण, रोकथाम, क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण क्या है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।